वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की जो बुक है कक्षा 6 की, उसका अंतिम अध्याय पढ़ रहे हैं। पहला वीडियो जब मैंने आपको दिया था तो उसमें मैंने 10 चैप्टर आपको पूरा बताए थे। तो आज 10वां चैप्टर है ये कक्षा 6 का और 10वां अध्याय और 10वां ही वीडियो है। और इसमें बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे, लोक संस्कृति और कला, जहाँ से राजस्थान का कोई भी एग्जामो क्वेश्चन आता ही आता है। और हाल ही में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की कला संस्कृति से क्वेश्चन रीट के अंदर डाले जाएं, ये सबसे ज़्यादा टॉपिक जोड़े हैं। आपने रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में देखे होंगे। कला संस्कृति से आज मैं पर्व त्योहार वेशभूषा सब इस टॉपिक में आ जाएंगे। मुख्य मुख्य जो एग्जाम में आते हैं वो सारे जोड़े नए टॉपिक में जोड़ दिए हैं। वन रक्षक में, वनपाल में ये है, पटवारी के एग्जाम में, एसीएफ के एग्जाम में, सब एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पक्के आएंगे, ये ध्यान रखना। दोस्तों, पहले आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, एक बड़ा टॉपिक है, लोक संस्कृति और कला के संदर्भ में बात करेंगे। और आज हमारी कक्षा 6 की बुक पूरी हो जाएगी। कल से हम कक्षा 7 की बुक को स्टार्ट करेंगे और राजस्थान अध्ययन की। तो स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो कर लें। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ का, क्योंकि 25 अप्रैल को पेपर है तो लगभग 15 अप्रैल तक ये कोर्स चलेगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ जाके आपको जैसे रीट का सिलेबस है या आरपीएससी के किसी भी एग्जाम का अगर आपको सिलेबस लेना है तो आप नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज कीजिए और फ्री मॉक टेस्ट लाइव क्लासें प्राप्त कीजिए। पूरा लगाना है, स्पेस नहीं छोड़ना। नानक क्लासेज प्रोमो कोड लगा लेना। और अगर कोई कोर्स खरीदना चाहते हो तो भी आपको 10% की छूट प्राप्त होती है। तो रीट लेवल फर्स्ट के लिए कंप्लीट कोर्स फॉर रीट लगभग 525 रुपये का कोर्स है, आप इसे खरीद सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस बिंदु पर। तो राजस्थान में लोक संस्कृति यानी राजस्थान की संस्कृति कला कैसी है, तो देखिए यहाँ देखते हैं। राजस्थान की संस्कृति का विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। और दक्षिण राजस्थान तो एक बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों की है। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर आदि प्रमुख है, ये आप जानते हो। ठीक है। तो राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि विविधता देखती है। इन सब की बात हम करेंगे। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, ये ध्यान रखना। लेकिन हमारी वैसे भाषा कौन सी है? हिंदी। हम प्रयास कर रहे हैं कि संविधान की अनुसूची 8 में हमारी राजस्थानी भाषा को शामिल कर ले। अब कब की जाती है, संघर्ष जारी है। राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। एक तो होती है पूर्वी राजस्थानी भाषा पूर्व की, और एक पश्चिमी भाषा। जैसे पूर्वी राजस्थानी भाषा को पिंगल और पश्चिमी राजस्थानी भाषा को डिंगल के नाम से जाना जाता है। पूर्वी जो राजस्थान है, मैंने पूर्वी भाग पढ़ाया था आपको। जयपुर है, धौलपुर है, भरतपुर है, ये सारे इधर वाले 4 बोलियां बोली जाती है मुख्य रूप से। ढूंढाड़ी खास करके जयपुर दौसा में, हाड़ौती कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में, मेवाती अलवर भरतपुर में, अहिरवाटी अलवर में बोली जाती है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान की भी 4 बोलियां हैं। मारवाड़ी जो विशुद्ध रूप से जोधपुर क्षेत्र में, मेवाड़ी उदयपुर में, वागड़ी। ठीक है, वागड़ी कहाँ बोली जाती है? जो शेखावटी क्षेत्र में। और शेखावटी वागड़ी, ठीक है। वैसे पश्चिमी राजस्थान के इधर ये पाली क्षेत्र में भी बोली जाती है। अलग अलग है, अलग अलग जिलों के हिसाब से। फिर देखिए वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज के बारे में अंतर देखें। जैसे कहीं तो दाल ढोकला मिलता है, कहीं दाल बाटी चूरमा मिलता है, कहीं बाजरे का खींच मिलता है, कहीं मक्के की रोटी मिलती है, तो कहीं केर सांगरी। यानी अलग अलग क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग खान पान, वेशभूषा, आवास होती है। देखिए दाल बाटी चूरमा सुना ना जयपुर का, घेवर, ठीक है, और चूरमा याद आता होगा। घेवर, चूरमा, चूरमे का नाम लेते। खाने वाली चीज़ों में तो इतने इंटरेस्टदार है कि सबके नाम जानते हैं और भूलते भी नहीं है, और टेस्ट भी सबका जानते हैं। लेकिन बात आती है पढ़ाई की तो दिक्कत आ जाती है, पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता। तो कक्षा 6 की किताब पढ़ रहे हैं, देखो अब 6ठी क्लास वाले बच्चे चूरमा देख कर इतने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, पता नहीं आगे क्या क्या लिखा होगा। ये देखिए बाजरे का खींच, कई जगह खिचड़ी भी बनती है, दही लापसी भी बनाई जाती है। अलग अलग प्रकार का अलग अलग जो खाद्यान्न होता है उसे बनाया जाता है। केर सांगरी खाई होगी। अब तो शाही लोग हो, क्या खाते होगे? जो
गरीब परिवार से या इस तरह के क्षेत्र से जहाँ शहरी क्षेत्र नहीं है, ग्रामीण बहुत ज़्यादा है, वो लोग खरीदते नहीं। तो आजकल बाजार में खूब सारी सब्जियाँ मिलती है, वहाँ लेते हैं। केरी सांगरी को तो कोई जानता ही नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे जो केर और सांगरी जानते नहीं, देखी नहीं है। और मक्की की रोटी, गेहूँ की रोटी खाई है आपने, मक्की की रोटी शायद देखी, और अब तो बाजरे की रोटी खा रहे हो खूब, है ना। तो खान पान की विविधता होती है। वेशभूषा देखियो, राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। चटक मटक रंगों के लिए अलग अलग प्रकार के पहने जाते हैं। खास करके महिलाएं पहनती है ना खूब सारे, अपने सौंदर्य को सजाने के लिए, या अलग अलग उन्हें बहुत शौक होता है पोशाक। कई तो अब महिलाएं, ये छात्राएं जो लड़कियां हैं भी सोच रखी भी मैं नौकरी लग के सबसे पहले तो इतने वाला सूट लेके आऊँगी, इतने वाले बूट लेके आऊँगी, इतने वाला वो लेके आऊँगी, बड़े ऐसे ये घाघरा लेके आऊँगी, ये इतने रुपये लगा के लाऊँगी। ठीक है, उनका फिक्स टारगेट बना रखा है। तो ये ज़्यादातर शौक किसको होता है? महिलाओं को होता है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता, ये सॉरी पुरुषों का जो पारंपरिक परिधान है धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा, बस इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल थोड़ी पश्चिमी संस्कृति का आगे और पैंट शर्ट रखती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती। महिलाओं के पास बहुत परिधान होते हैं। तो प्रतीक मान जाती है राजस्थानी प्रतीक सम्मान का पगड़ी आकर्षक होती है। और वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित हो रही है इसी। ठीक है, जैसे पहले धोती कुर्ता पहनते थे, पैंट शर्ट सीधा ही पहनते हैं। मनोरंजन के पारंपरिक साधन, अब मनोरंजन के राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय सहजता से उपलब्ध साधनों का मनोरंजन करते हैं। जैसे आप छोटे होते थे, आपने गिल्ली डंडा खेला होगा, सितोलिया खेला होगा, लुका छिपी, आंख मिचोली, लुक जाते थे, रात को ढूंढते थे, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी और घोड़ा दड़ी खेलते थे, लट्टू चक्कर खेलते थे, कंचे का खेल, काच गोली होती है ना वो खेलते थे। आजकल तो कई ज़्यादा धनवान हो गए, काच गोली पैसे खेलते हैं। ठीक है, सिक्कों से खेलते हैं। तो किस सब ने खेला होगा ना। चौपड़ चौसर ये भी खेली होगी, चरबर खेली होगी। तो ये खेलते थे। देखो ग्रामीण क्षेत्र में बालक जब, क्योंकि पहले मोबाइल का युग नहीं था। आज तो जन्मते 2 साल का 3 साल का होता है उसके पास मोबाइल होता है, सारा दिन मोबाइल में गेम करता है। पहले घरेलू चीज़ें होती थी, चरभर, नर झारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते थे। आजकल तो मोबाइल में सीधा ही खेलने लगे। और स्पेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि खेलते थे। लोकनाट्य शैली में हेला, खेला, ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुरा कलंगी, रासदारी, रामलीला। आजकल रामलीला वो बात नहीं, रामलीला आजकल सीधा लाइव देख लेते हैं मोबाइल से। पहले रामलीला कितनी भी दूर हो सब देखने जाते थे और पूरी देखते थे लास्ट तक। दंगल, स्वांग, ठीक है, कुश्ती होती थी, मेलों में कुश्ती देखते थे। अब भी होती है लेकिन इतना रुझान नहीं है जितना पहले था। स्वांग, नौटंकी, बुआई ये सारे होते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। और अब तो 2020 में तो आपको होता है कोरोना ने तो सब भी गायब कर दिए कि ये भी रद्द हो गया, ये मेला रद्द हो गया, ये खेल रद्द हो गया। तो धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है। सांस्कृतिक विविधता देखें तो अलग अलग पर्व है, त्यौहार है, हर्षोल्लास से बनाते हैं। जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस सब बनाते हैं। गणगौर, अष्टमी, अक्षय तृतीया सब बनाते हैं अलग अलग प्रकार की। अब एक एक चीज़ देख लो। गणगौर, गण और गौर रंग बिरंगा त्यौहार है। राजस्थान में पूछे गीतों वाला सबसे ज़्यादा गीतों का त्यौहार कौन सा? राजस्थान में सबसे ज़्यादा गीत किस त्यौहार पे गाए जाते हैं? गणगौर। गणगौर ध्यान रखना जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर उदयपुर की। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होती है गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया से, चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। गण और गौर शब्द देखो शिव और पार्वती के सूचक है। गण शिव और गौर पार्वती। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव और पार्वती की पूजा होती है। सीधा ही प्रश्न आ जाए कि किनको पूजा जाता है शिव पार्वती को। यहाँ देखिए ये गणगौर उठा रखी है इन्होंने महिलाओं ने। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है बड़ा धूमधाम से। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार की गणगौर है, अलग अलग जिलों प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। बीना, इसर की, जैसे जैसलमेर में धींगा गणगौर, जोधपुर में, इस प्रकार बहुत प्रकार की गणगौर है अलग अलग क्षेत्र में। तीज, 2 प्रकार की तीज होती है। एक छोटी तीज होती है जो सावन शुक्ल तीज को आती है, एक बड़ी तीज सातुड़ी तीज या कजली तीज जो भाद्रपद कृष्ण तीज को है। ठीक है, छोटी तीज तो जयपुर की प्रसिद्ध है और बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। एक तो दोनों ये ध्यान रखना। अब देखो सावन के महीने में बनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में अलग ही महत्व रखता है। यहीं से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है। शुष्क राजस्थान में जब काली छठ हो जाती है और उत्सव कम नहीं होता। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहित पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है, झूला झूलती है ना। तो देखो
पहले इतने झूले झूले जाते थे, हर घर में पेड़ होता था ना, झूला सावन महीने में झूलते थे। और आजकल सिस्टम ही बंद हो गया, आजकल तो गाड़ियों में झूलते हैं सीधे। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कदली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आज सातुड़ी तीज कब बनाई जाती है? तो देखना, सातुड़ी, सात, कजली और बड़ी, ये तीनों एक ही नाम है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु की कामना करती है। यह प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। अब जो चीज़ मैंने बता दी उसको उतना याद रखना, इतना एग्जाम में आएगा। शीतलाष्टमी, शीतलाष्ट अष्टमी से याद आएगा, अष्टमी, शीतला यानी शीतला माता। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी। याद आता होगा कि शाम के टाइम भोजन बना के रख दिया जाता है और सुबह धूप लगा के उसे खाया जाता है, बाशोड़ा खाया जाता है, वो शीतलाष्टमी का ही भोग लगता है। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार बनाया जाता है। ठीक है, होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार बनाया जाता है। बाशोड़ा भोजन मैंने बता दिया। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। और ये ध्यान रखना, इसका पुजारी होता है कुम्हार और इसका प्रतीक चिन्ह होता है दीपक। ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और इसका वाहन होता है गधा, वाहन गधा होता है शीतलाष्टमी। अक्षय तृतीया ये भी बहुत खास है और रीट के विद्यार्थियों के लिए तो और भी खास होती है, क्योंकि 25 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, यानी आखा तीज है। ठीक है, वैशाख शुक्ल तीज, इस दिन इसे आखा तीज भी कहते हैं। पिछले साल राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इस दिन क्या है, बिना मुहूर्त के सब मांगलिक कार्य होते हैं। इस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं बूंदी में और सबसे कम होते हैं श्री गंगानगर में। अबुझ सवा होता है, ये ध्यान रखना। फिर राजस्थान के प्रमुख मेले, पुष्कर के बारे में जानते हो, अजमेर में राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन धार्मिक मेला है। पशु मेला भी यहाँ लगता है और कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और सायंकाल यहाँ दीपदान होता है। केला देवी का मेला करौली के अंदर लगता है, केला माता के मंदिर में। चैत्र शुक्ल अष्टमी से विशाल मेला बताया जाना। सवाई माधोपुर में कौन नहीं है, केला देवी का मेला कालीसील नदी के किनारे करौली में बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। महावीर जी का मेला श्री सवाईमाधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, यहाँ चैत्र माह में बढ़ता है। क्यों? 24 में जैन तीर्थकर स्वामी महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा स्थापित होती है यहाँ पे। कोटा दशहरा मेले, राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखो, कोटा के महाराव सुरजन साल सिंह के शासनकाल में दशहरा पर्व विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षक और सही रूप से शुरू हुआ था महाराव उमेद सिंह के समय। एक ये ध्यान रखना। हरियाली अमावस कब बनाई जाती है? हरियाली कब होती है? सावन महीने में हरियाली होती है, तो उसके हिसाब से ठीक है। और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। सीधा याद रखना, हरियाली सावन महीने में होती है और अमावस्या को लगता है। हरियाली अमावस्या के दिन ध्यान रखना। इसी दिन क्या है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, विजय सिंह पथिक ने की थी बिजोलिया किसान आंदोलन के समय। यहाँ दे रखा है देखो। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के समय 1899 में इसकी शुरुआत होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा उर्स यहाँ लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत से, ईरान से भारत आए थे, किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे 1192 ईस्वी में। उस समय पृथ्वीराज भारत का शासक था तृतीय, और यहीं अजमेर को इन्होंने कर्म भूमि बनाई और यहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, इनका नाम है गरीब नवाज। और 1 रजब से 6 रजब तक इनकी, यानी पहली से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है और गोरी भीलवाड़ा का गोरी परिवार यहाँ पे झंडा फहराता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका 786वां उर्स कब लगा? 786वां तो 1998 में लगा था, याद रखना। 786 प्रसिद्ध है ना मुस्लिम धर्म में, तो 786वां लगा था 1998 में। उसके बाद में आज तक आप जोड़ सकते हो, जैसे 786 1998 में लगा था, तो अब कौन सा लगा उसकी आप पूरा क्लियर करके लगभग 809वां उर्स अब की बार 2021 में लगेगा। बेणेश्वर मेला सोम माही जाखम नदियों पर आदिवासी समाज का, भीलों का या आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, माघ पूर्णिमा को लगता है डूंगरपुर में माही जाखम और सोम नदियों के संगम पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस दिन ये लोग अपनी जो अस्थियां फहराते हैं, ये भी काम करते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना है वो संत मावजी ने की थी, ध्यान रखना। किसने? संत मावजी ने। तो ये इंपॉर्टेंट। करणी माता तो जानते हो, करणी माता बीकानेर के देश नोक में करणी माता का मंदिर है। और करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी, यानी कौन सी है? अधिष्ठात्री का मतलब होता है
एक तो कुल देवी होती है, कुल देवी तो इनकी है वो राठौड़ों वाली चामुंडा माता, लेकिन इनकी करणी माता, ठीक है, कुल देवी और आराध्य देवी, ये अधिशास्त्री का मतलब आराध्य देवी है। मंदिर की विशेषता है कि यहाँ काले और सफेद चूहे अधिक मिलते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है, ये याद रखना। खाटू श्याम जी का मेला, सीकर में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला है, फाल्गुन में यहाँ मेला लगता है। तो खाटू श्याम जी सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाबा रामदेव का मेला, सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, पोखरण जैसलमेर में रुनेचा नामक स्थान पर भाद्रपद में लगता है। एकादशी से शुरू होता है, ये द्वितीया से शुरू होता है भाद्रपद में और एकादशी तक शुक्ल पक्ष में लगता है, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है बाबा रामदेव का मेला। फिर गलियाकोट का उर्स, डूंगरपुर के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार पे लगता है, ये क्वेश्चन आता है। फखरुद्दीन की मजार पर गलियाकोट का उर्स लगता है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। और बोहरा समाज की सबसे बड़ा उर्स लगता है, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ें याद रखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान रखना, लेकिन हमारे ये याद नहीं रहते। अब देखो, जीण माता का मेला सीकर में लगता है, भरतरी का मेला अलवर में लगता है, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर लगता है, जयपुर का नहीं है वैसे। डिग्गी कल्याण जो है, डिग्गी टोंक के अंदर है, डिग्गी कल्याण जी का मेला। पर्वतसर में तेजा जी का मेला लगता है, पशु मेला लगता है। बाड़मेर में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है, क्योंकि समदड़ी बाड़मेर में है ना जो। और ये ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक धार्मिक मेले डूंगरपुर में लगते हैं और सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं वो नागौर में लगते हैं। अब प्रमुख लोक देवता और संत देखो, संत गोगा जी पंच पीरों में शामिल है गोगा जी। 5 पीर रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, अड़बू जी और गोगा जी। आपको एक सूत्र बता देता हूँ पंच पीरों की, बड़ा सूत्र, बड़ा इंटरेस्टदार है, आप कर भी सकते हो आराम से। मेरा बापू गोरा है, मेरा बापू गोरा है, ठीक है, गोरे है नहीं, आपको याद रखना है ही है सबके, ठीक है, अपने लिए तो हमारे बापू गोरे ही हैं। मेरा बापू गोरा है, मेरा का मतलब मेहाजी, कौन है मेहाजी, 5 ही पीर है, मेहाजी, रा से रामदेव जी, मेहाजी रामदेव जी। अब बापू देखो, बापू को उल्टा कर देना, क्योंकि बापू तो थे शांत स्वभाव के, क्योंकि बापू बड़े खतरनाक होते हैं, तो बापू के बार उल्टे हो जाते हैं ना तो महंगे पड़ जाते हैं, ठीक है। बापू देखो, बापू इसको कर देना पै, और ये बा के आ की मात्रा आके लगा देना, बा और पू की मात्रा लगा देना, पाबू जी कर देना, बापू का उल्टा क्या हो जाएगा, पाबू जी हो जाएगा। और मेरा बापू गोरा, दोबारा लिख दें, मेरा बापू गोरा है, मेहा जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी। ये रा से वापस रामदेव आ जाएगा, रामदेव जी आ जाएगा, क्योंकि 5 ही है ना, तो ये रामदेव जी, ठीक है। तो ये 5 हो गई। पंचपीरों में शामिल है गोगा जी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी पर बना था। 2016 के RS प्री एग्जाम में क्वेश्चन आया था, गोगा नवमी कब बनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और गोगा मेडी पर आपको पता है काले रंग का सांप होता है, तो बस कृष्ण पक्ष में आता है, ठीक है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में महीने भर में चलता है मेला, और इनका एक मेला चूरू, ददरेवा चूरू में भी लगता है। तेजा जी, तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल मेला भरता है, और तेजा जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। अजमेर के हर एक गांव में इनकी थान बने हुए हैं, ध्यान रखना। और तेजा जी की जो कर्म भूमि है वो दोगारी बूंदी के अंदर है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तेजा जी की घोड़ी आपको पता है लीलन। पाबूजी, पाबूजी राठौड़ों को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है, और फड़ चित्रण में पाबूजी का जीवन चरित्र दिखाया गया है। पाबूजी फलोदी, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में पाबूजी का जन्म होता है। और एक तरफ से जैसे इनकी झुकी हुई पगड़ी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है, भाला लिए हुए अश्वारोही, ये आपको पता है पाबूजी का। रामदेव जी के बारे में आप सारे जानते हो। राम सापीर भाद्र माह में मेला भरता है विशाल, सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे बड़े एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, ये भी रामदेव जी है। इसके अलावा मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में, देवनारायण जी आसिंद जोधपुर में, ये भीलवाड़ा में, हड़बू जी इनका भी नागौर में मेला लगता है। और तो बहुत सारे लोक देवता हैं। अब देखिए मीराबाई, चित्र भी यहाँ देख सकते हो, चित्र बने हुए, क्योंकि छोटी छोटी बातें क्लास 6 की है तो उसी हिसाब से इसमें दिया, वैसे इन चीज़ों को जानते हो। मीराबाई को जानते हो आप। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। अभी राजस्थान पुलिस का ये 6 पारियों में एग्जाम हुआ ना, उस क्वेश्चन आया था मीराबाई किसका संबंध किस शताब्दी से है। अब इनका 1498 में जन्म हुआ था, तो इनकी शताब्दी कौन सी होगी, 15वीं शताब्दी होगी, ये भी ध्यान रखना। तो बचपन से कृष्ण भक्ति में मीराबाई रम गई थी, और महाराणा सांगा के
पुत्र भोजराज से इनकी शादी हुई थी, लेकिन भोजराज की क्या होगी, जल्दी ही मृत्यु हो गई। इसलिए विक्रमादित्य और इनके जो जेठ देवर वगैरह इनको प्रताड़ना करते थे, क्योंकि ये मीरा की भक्ति, ये कृष्ण की भक्ति में लगी। और इस लास्ट में ये क्या करती करती, लास्ट ये जाती है वृंदावन और लास्ट द्वारिका जाके कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। ठीक है, ये याद रखना, सीधी सीधी बता रहा हूँ मैं। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर इन्हें कहा जाता है। 1585 में फतेहपुर सिकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की थी और राजस्थान में आकर इन्होंने, क्योंकि अहमदाबाद में इनका जन्म माना जाता है और राजस्थान में नरेना जयपुर में इनका देहांत हो गया, तो मुख्य पीठ है इनकी नरेना जयपुर में। दादू दयाल इनके 152 शिष्य थे, जिसमें 52 शिष्य आधार स्तंभ कहलाते हैं। और इनके दादू दयाल के जो भक्त होते हैं, इनके सबको न गाड़ते नहीं है न जलाते हैं, सिर्फ पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। जाम्बोजी को तो आप जानते हो, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, 29 नियम दिए थे। विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में जन्म हुआ था और मुक्ति धाम है इनका, कहते हैं ना मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था, यही मुख्य पीठ है। और गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या और चमत्कार योगी बन गए। और इनके 36 नियम है, जैसे 29 नियम है ना जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के, वैसे 36 नियम है। जसनाथ जी के अग्नि नृत्य इनके भक्त करते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट नया है, सरदानंद जी शेखावटी में संत सरदानंद जी ने समय शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई थी। फिर राजस्थान की हस्तकला, देखो 7वीं क्लास की किताब पढ़ेंगे ना, उसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाएगा, 8वीं में इससे ज़्यादा दिया जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा ना, उतनी चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। अब जितनी मैं बता रहा हूँ आप बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। काष्ठ कला यानी लकड़ी की कला, काष्ठ कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है। इसमें लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला बहुत प्रसिद्ध है। लकड़ी के बेवाण बनाए जाते हैं, जो देवी देवताओं को रखने के लिए कावड़ बनाए जाते हैं ना, बेवाण कावड़। रंगाई छपाई के ठप्पे तैयार किए जाते हैं। और भी कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है। और शेखावटी बीकानेर फर्नीचर के लिए जाने जाते हैं। छोटी छोटी बातें दे रखी, इतना ही क्वेश्चन आता है। अब काष्ठ कला के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। कठपुतली के लिए जो है उदयपुर प्रसिद्ध है। मूर्ति कला तो ये राजस्थान में अपने संगमरमर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मूर्तियों और पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है मूर्ति कला के लिए। टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से मूर्तियां और विभिन्न सजावटी वस्तुएं तैयार करना, पकाना क्या कहलाता है, टेराकोटा। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस गांव हेतु प्रसिद्ध, सीधा ही आता है मोलेला गांव राजसमंद किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध। और अलवर बाड़मेर की भी टेराकोटा प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। 2017 का जेल प्रेरित क्वेश्चन आया था, सीधा ही दे दिया उसने ब्लू पोट्री न देकर हिंदी में लिख दिया नीले बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के प्रसिद्ध है। ब्लू मैंने नीला होता है ना। और पिछले साल बीएसटीसी में क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, 2017-18 में, उसमें क्वेश्चन क्या दे दिया, उसने सीधा ही दे दिया कि नील जो पोट्रियाँ होती है अलग होती है, जिसे हम कहते हैं ना ब्लू सिटी, किसे कहते हैं, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। उसने दे दिया नीला शेर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो जोधपुर है। ऐसे आता है ब्लू सिटी। कागजी पोट्री पूछे तो अलवर की है। ब्लैक पोट्री पूछे तो कोटा की। अभी एक नई तैयार हो रही है सुनहरी को पोट्री, जो बीकानेर की प्रसिद्ध होगी। ठीक है, ये देखो ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री अलग अलग। लाख का काम, लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाकर मिट्टी बिरोजा आदि गूंथ लिया जाता है और सजावटी चीजें बनाई जाती है। जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है। आभूषण का तो कहना ही क्या, आभूषण तो महिलाओं के नाम आते ही आभूषण और कपड़े तो धन्य हो जाती है कि आभूषण का नाम होया। बहुत सारे इतने इतने आभूषण हैं। और महिलाएं देखो विडंबना बात, ये आभूषण हमारे टॉपिक में है और आभूषणों के बारे में महिलाएं जानती नहीं। उसे पूछ रही कि ये क्या पहन रखा है, उसको पता ही नहीं क्या पहन रखा है, बस हाँ पहन रखा है। कोई तो भी ज़्यादा धनवान है वो सोने का पहनते हैं, कोई चांदी का पहनते हैं, और कोई हिसाब सर का होता है वो खोटिया जी का खोटिया, वे खोटिया पहन रखा है। 5 रुपया का, 10 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपया, फिर उनका रंग उतर जाता है, फिर और नए लेते हैं। तो बस टाइम टाइम की बात होती है, स्थिति के हिसाब से अलग अलग, एक को नहीं कह रहा, सभी के लिए सिस्टम होता है। तो तराशने का काम जयपुर में होता है। नक्काशी का काम थेवा कला, देखो कांच पर बारीक सोने की नक्काशी होती है, थेवा कला कहलाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। छपाई और रंगाई, कपड़े पर छपाई और रंगाई तो राजस्थान में अलग अलग किस्म की छपाई होती है, जैसे बगरू जयपुर की, सांगानेर की, अकोला चित्तौड़गढ़ की, बाड़मेर की, काला डेरा पाली और बस्सी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है।
ठीक है, अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं। देखो इसमें सीधा दे रखा है, इसने ज़्यादा दिए नहीं। कसीदाकारी और गोटाकारी, लप्पा लप्पी क्या है, गोटे के प्रकार आता है ना, तो ये अलग अलग प्रकार के, देखो अलग कोई तिरछी काटते हैं, कोई ऐसी रेखाएं काटते हैं, तो इनकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें सीधा सीधा, इसलिए तो इसको राजस्थान को हम क्या कहते हैं, रंगीला राजस्थान, अतुल्य राजस्थान। तो ये आपके 10 पार्ट पूरे हो चुके हैं अभी कक्षा 6 के मुताबिक जो सिलेबस दे रखा है उसमें मैंने बता दिया। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 7 की बुक, उसमें क्या दे रखा है। और ये क्वेश्चन देख लो जिनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है। ब्रह्मा मंदिर, करणी माता, श्री महावीर जी, शिव जी का मंदिर। और ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक टेस्ट प्रक्रिया शुरू कर रखी है, 50 रुपये प्रति टेस्ट उसका चार्ज रहेगा। और जो भी विद्यार्थी खरीदना चाहता है पर्सनल आपके व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पे ही भेजा जाएगा, ध्यान रखना। और आपको पहले सिलेबस दिया जाएगा, 20 जनवरी से एक टेस्ट हो चुका है, साप्ताहिक टेस्ट होगा। पहले आपको सिलेबस दिया जाएगा, 150% पूरे होंगे। सेकंड लैंग्वेज हमारी संस्कृत और पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश होगी। ठीक है, जो कोई इच्छुक है विद्यार्थी तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है 8094496272। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिया जाएगा, पर्सनल आपको टेस्ट और आंसर की भेजी जाएगी, आप प्राप्त कर लेना। 50 रुपये प्रति टेस्ट होगा, जितने आप टेस्ट लेना चाहते हो ले लेना। इंपॉर्टेंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो बहुत खास होगा रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। क्योंकि हम 50 रुपये 100 रुपये के पीछे रह जाते हैं, लेकिन हमारी तैयारी को जांचने के लिए हमें टेस्ट प्रक्रिया जरूरी है अगर हमें सफलता प्राप्त करें। बस ये सोचो कि हम लगते ही 23,500 रुपये लेंगे सीधे की सीधे, कितना फ़ायदा है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं या कॉल करते हैं कि सर 70 रुपये ज़्यादा है, 50 रुपये ज़्यादा है, तो भाई फ्री में दे देते हैं, और तो क्या है। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लोग विद्यार्थी कितने दूर दूर जाके 500 किलोमीटर जाके कमरे का किराया देते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं। आपको तो यहाँ पे फ्री में इतना ही कुछ मिल रहा है, आपके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा, पहले सिलेबस उस अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। बस संपर्क कर लेना अगर किसी को लेना है। कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। कल से कक्षा 7 की मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।